हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंपनी अकाउंट्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने इशू ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ा था, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जिसमें इशू फॉर फ्यूचर एंड री इशू के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में। तो सबसे पहले जान लें कि डिबेंचर क्या होता है। तो इसकी जो मीनिंग दी है, मीनिंग ऑफ डिबेंचर, वो क्या दी है। डिबेंचर इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी। देखिए, डिबेंचर क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है। क्या है? डॉक्यूमेंट है रिटन में जिसको कंपनी इशू करती है। किस लिए? एक्नॉलेजिंग अ डेब्ट। It contains terms of repayment of principal and also payment of interest, usually paid half yearly at a rate specified at the time of its issue। यानी कि ये जो हमारा डिबेंचर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, डिबेंचर्स, ठीक, ये एक रिटन एग्रीमेंट होता है या रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो एविडेंस प्रोवाइड करता है कि पब्लिक से कंपनी ने कोई पैसा लिया है और इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है या फिर इंटरेस्ट है, जो भी फिक्स रेट या फिक्स अमाउंट से जो भी पे होना है, उसके बारे में पूरी डिटेल दी होगी कि कब रीपेमेंट होना है, कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना है, कब कब पेमेंट करना है, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होंगी। बाकी सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में डिबेंचर्स के लिए क्या कहा गया है कि डिबेंचर्स इंक्लूड्स अ डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड्स। यानी डिबेंचर में आपका डिबेंचर स्टॉक भी आता है, बॉन्ड्स भी आता है, या फिर कोई एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी आएगी जो एविडेंस करेगी, किसको? एविडेंसिंग अ डेब्ट वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। नेक्स्ट हमारा क्या है? फीचर्स ऑफ अ डिबेंचर। तो डिबेंचर का पहला फीचर जो दिया है वो क्या दिया है? डिबेंचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। डिबेंचर हमारा क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है और सर्टिफिकेट है जो क्या करता है? एक्नॉलेजिंग डेब्ट बाय द कंपनी। कि कंपनी ने भाई कोई पैसा उधार लिया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एविडेंस प्रोवाइड करता है कि पब्लिक से जो है कंपनी ने पैसा उधार में लिया है। मोड एंड सेकंड दिया है, मोड एंड पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। क्या होता है? जो इसका मोड है रीपेमेंट का, ठीक है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है या फिर जो है इंटरेस्ट का अमाउंट है, उसका पेमेंट कैसे करना, किस तरीके से करना, या जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका पेमेंट कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कब करना है, वो सारी चीजें इसमें फिक्स होती हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर इज स्पेसिफाइड। यहां पे रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है डिबेंचर का वो स्पेसिफाइड होता है। इट इज अ प्रैक्टिस टू प्रीफिक्स डिबेंचर्स विथ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि जब हम डिबेंचर लिखते हैं, जैसे कि हमने जब डिबेंचर लिखा, ठीक है, तो इसके आगे हम जैसे 9% डिबेंचर है तो 9%, 10% है तो 10%, अगर 5% है तो 5%, 12% है तो 12% डिबेंचर्स पूरा लिखते हैं। वही दिया है, फॉर एग्जाम्पल, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%, द टाइटल ऑफ द डिबेंचर्स विल बी, क्या होगा? 9% डिबेंचर। यानी 9% अगर इंटरेस्ट है उस पे पेबल, तो डिबेंचर के साथ उसको प्रीफिक्स किया जाएगा। फिर आपको फोर्थ पॉइंट में क्या दिया है? इट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, यहां पे टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है। ये क्या है? हमारी लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी, या फिर क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोला जाएगा इसको। इट इज नॉर्मली सिक्योर्ड बाई वे ऑफ चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी। अब ये सिक्योर किससे होता है? चार्ज ऑन एसेट्स के थ्रू ये सिक्योर भी होता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब यहां पे जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो क्या होगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। मतलब कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि कंपनी का चाहे प्रॉफिट हो रहा हो या कंपनी का जो भी या फिर लॉस हो रहा हो, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है
उसका पेमेंट करना ही करना पड़ेगा कंपनी को। ऐसा सॉरी, ऐसा नहीं कि अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी जो है इंटरेस्ट पे ही नहीं करेगी। ये जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से लोन ले लिया तो इंटरेस्ट तो कंपलसरी है देना, आपका फायदा हो नुकसान हो कोई फर्क बैंक को नहीं पड़ता। तो ऐसे डिबेंचर भी एक जो है हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है जो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, इसलिए इसका भी जो इंटरेस्ट है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, फायदा हो रहा हो नुकसान हो रहा हो आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया बॉन्ड्स। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्या है, तो बॉन्ड के लिए बोला है बॉन्ड लाइक डिबेंचर, डिबेंचर की तरह ही होता है, ये भी वही काम करता है जो डिबेंचर करता है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट इशूड बाय द कंपनी एंड साइंड बाय एन ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, जो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी होते हैं वो इस पे साइन करते हैं। द एक्सप्रेशन बॉन्ड हैज बिकम सिनोनिम्स विद द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज नॉट प्री डिटरमाइंड, प्री डिटरमाइंड यहां पे नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता, प्री डिटरमाइंड, थोड़ी स्पेलिंग यहां पे स्पेस नहीं दिख रहा है, ये आर है, डिटरमाइंड। एग्जांपल्स ऑफ बॉन्ड्स आर डीप डिस्काउंट बॉन्ड एंड जीरो कूपन बॉन्ड, यानी जिसमें रेट जो है मेनली रेट जो पहले से डिसाइड नहीं होता, प्री डिटरमाइंड नहीं होता कि यहाँ कितनी रेट से इंटरेस्ट प्रिवेल होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड में वो चीजें आती हैं। ठीक है, जैसे जीरो कूपन बॉन्ड है या डीप डिस्काउंट बॉन्ड आता है। फिर अगर हम बात करें कि टाइप्स, हमारे डिबेंचर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो अ कंपनी में इशू डिफरेंट काइंड ऑफ डिबेंचर्स विच कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर। तो सबसे पहले दिया है फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास दो तरीके के डिबेंचर होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड डिबेंचर और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड बाई चार्ज ऑन एसेट्स जो होता है उसे हम सिक्योर्ड डिबेंचर बोलते हैं, लेकिन जो सिक्योर्ड बाई चार्ज ऑन एसेट नहीं होता उसे अनसिक्योर्ड डिबेंचर बोलेंगे। तो सिक्योर्ड डिबेंचर में क्या दिया, सिक्योर्ड डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स which are secured by either a fixed charge or a floating charge। फिक्स चार्ज मतलब जो फिक्स है, फ्लोटिंग का मतलब जिसमें चेंज होगा, चेंज हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अब ये जो चार्ज है, चार्ज ऑन एसेट, ठीक है, कंपनी का, वो कहां पे होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहाँ पे रजिस्टर्ड होगा। और अनसिक्योर्ड डिबेंचर क्या है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स which are not secured by any charge on assets of the company। ठीक है, जो कि सिक्योर्ड नहीं होगा पूरी तरीके से, उसे क्या बोलेंगे, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। फिर दूसरा दिखे दिया है फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरीके के डिबेंचर है, एक रिडेमेबल डिबेंचर और दूसरा इरिडेमेबल डिबेंचर है। Redeemable debentures are those debentures that are repayable by the company at the end of specified period or by installments during the existence of company। यानी जैसे अगर आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए डिबेंचर का है और कंपनी ने इसका जो टाइम पीरियड दिया था, एक फिक्स टाइम पीरियड दिया था कि आफ्टर 5 ईयर, क्या दिया था, आफ्टर 5 ईयर्स ये क्या होगा, रिडीम हो जाएगा, यानी रीपेमेंट इसका कर दिया जाएगा, रीपेमेंट हो जाएगा। ठीक, तो इसे क्या बोलते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर। या 5 ईयर में जिसका रिडेम्पशन होना है तो इसका पेमेंट 5 इंस्टॉलमेंट में कर दिया जाए कि हर साल जो है 5 इंस्टॉलमेंट देना है, तो 20,000 रुपीज पर ईयर इसका रीपेमेंट करते रहें। तो दो तरीके से पेमेंट होता है, एक तो एक बार में आफ्टर 5 ईयर कंप्लीट पेमेंट हो जाएगा, दूसरा इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है। लेकिन रिडीमेबल डिबेंचर किसे बोलते हैं, जिसको एक स्पेसिफाइड पीरियड में या स्पेसिफाइड पीरियड के एंड में या कंपनी की लाइफ के एग्जिस्टेंस में, यानी कंपनी के रहते हुए जिसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में हो जाए या स्पेसिफाइड पीरियड के एंड में हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर। और जिसका पेमेंट वाउंड अप के टाइम होगा कंपनी के, उसे क्या बोलेंगे, इरिडीमेबल डिबेंचर्स। ठीक है, वैसे अब ऐसे डिबेंचर इशू नहीं होते और जो टाइम है वो 20 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए रिडेम्पशन का। ठीक है, तो इरिडीमेबल डिबेंचर्स आर दो डिबेंचर्स that are not repayable during the lifetime of the company and hence are repaid only when the company is liquidated। जब कंपनी लिक्विडेट होगी उसी टाइम जो पेमेंट होगा उसे बोलेंगे इरिडीमेबल डिबेंचर्स। नेक्स्ट हमारा है फ्रॉम रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू।
रिकॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा डिवेंचर है वो दो तरीके का डिवेंचर होता है, एक होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर और दूसरा होता है बेयरर डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स क्या है? आर द डिवेंचर्स दैट आर रजिस्टर्ड इन द कंपनीज रिकॉर्ड, कंपनी के रिकॉर्ड में जो रजिस्टर होगा इन द नेम ऑफ द होल्डर, होल्डर के नाम से रजिस्टर्ड होगा, और जो भी प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑफ सच डिवेंचर्स होगा पेबल टू द रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर, वो उसी को पेबल होगा जो रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर है, उसी को पेमेंट होगा। द ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर्स इन दिस केस रिक्वायर्स द एग्जॉर्शन ऑफ अ ट्रांसफर डीड। किसकी जरूरत होती है? ट्रांसफर डीड की जरूरत होती है यहाँ पे, अगर आप डिवेंचर को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो। दूसरा आपका है बेयरर डिवेंचर। बेयरर डिवेंचर जैसे लाइक बेयरर चेक, रजिस्टर्ड डिवेंचर लाइक जो है अकाउंट पे ही चेक आपका जो होता था, है ना, कि जिसका भाई नाम लिखा है उसी को पेमेंट होगा, तो ऐसे ही रजिस्टर्ड डिवेंचर भी है, जिसके नाम से रजिस्टर है, ठीक है, कंपनी में, उसी को पेमेंट होगा। बेयरर जिसके पास होगा उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। तो bearer debenture are the debentures that are not registered in the record of company in the name of the holder। registered तो होगा लेकिन होल्डर के नाम से रजिस्टर्ड नहीं होगा। These debentures are transferable by mere delivery। interest is paid to the person who produces coupons attached टू द डिवेंचर, यानी डिवेंचर में जो कूपन अटैच होगा वो जो प्रेजेंट करेगा, जो जिसने प्रेजेंट किया पेमेंट उसी को कर दिया जाएगा, वो होता है बेयरर डिवेंचर। ठीक है, और फिर है फ्रॉम प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट डिवेंचर और सेकंड डिवेंचर होते हैं। तो यहां पे जिनका पेमेंट जो है रीपेमेंट, यानी हम बोले अगर रिडेम्पशन पहले होता है, ठीक है, उनको फर्स्ट डिवेंचर, और जिनका बाद में होता है उनको क्या बोलते हैं? सेकंड डिवेंचर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कूपन रेट। कूपन रेट के हिसाब से अगर देखें तो यहां भी दो तरीके के हमारे डिवेंचर होते हैं। पहला होता है स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर, यानी जिसमें रेट पहले से ही पता होता है, जैसे 10% दिया है, 9% दिया है, तो 10% डिवेंचर, 9% डिवेंचर, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर। दीज डिवेंचर आर इशूड विद अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे अभी बताया ना कि रेट पहले से पता होता है, इसी रेट के हिसाब से इशू किया जाता है। कॉल्ड द कूपन रेट, उनको क्या बोलते हैं? कूपन रेट। फॉर एग्जाम्पल 10% डिवेंचर, तो द स्पेसिफाइड रेट में आइदर बी फिक्स्ड और फ्लोटिंग। क्या हो सकता है? फिक्स भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है। द फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट इज यूजुअली लिंक्ड विद द बैंक रेट। अब अगर फ्लोटिंग है, क्या है? फ्लोटिंग, तो ये किससे लिंक्ड होगा? बैंक से लिंक्ड होगा। ठीक है, लिंक्ड विद किससे होगा? बैंक से। तो बैंक के अकॉर्डिंग इसका रीपेमेंट होगा, यानी इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा, उस हिसाब से रेट डिसाइड किया जाएगा। सेकेंड है आपका जीरो कूपन रेट बॉन्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड्स। These debentures do not carry a specific rate of interest. In order to compensate the investors, such debentures are issued at a substantial discount. किस पे इशू किया जाता है? सब्सटेंशियल डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। The difference between the face value and the issue price is total amount of interest related to duration of debentures. Next है हमारा फ्रॉम कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से दो तरीके के डिवेंचर होते हैं, एक होता है कन्वर्टेबल डिवेंचर और दूसरा होता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। अब कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या होता है? जिन डिवेंचर्स को हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कन्वर्टेबल डिवेंचर। और जिनको कन्वर्ट नहीं कर सकते वो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं। तो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर द डिवेंचर्स दैट आर कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स। इफ अ पार्ट ऑफ डिवेंचर अमाउंट इज कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर, दे आर नोन एज पार्शियल कन्वर्टेबल डिवेंचर। अब जैसे मान लो कि हमने 1 लाख रुपए का डिवेंचर लिया था, ठीक, इसमें से 60,000 रुपीज के डिवेंचर को हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट 40,000 के डिवेंचर को हम शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो एक पार्ट यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा पार्ट नहीं हो रहा, तो ये पार्शियल कन्वर्टेबल डिवेंचर बोला जाएगा। लेकिन अगर हम पूरे 1 लाख रुपीस के डिवेंचर को अगर हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर पाए तो उसे फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर बोला जाएगा।
आगे दिया इफ फुल अमाउंट ऑफ डिवेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स दे आर नोन एज फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या होता है? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर द डिवेंचर्स दैट आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स, यानी जिनको हम शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिर इसके बाद आता है डिवेंचर ट्रस्ट डीड, एक जगह आई थी तो उसके बारे में पढ़ते हैं। डिवेंचर ट्रस्ट डीड क्या है? कंपनी इशूइंग डिवेंचर्स टू पब्लिक इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ट्रस्टीज। अब अगर कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है तो उसे क्या रिक्वायर होगा कि वो किसको अपॉइंट करे? ट्रस्टीज को। और ये क्या करेंगे? एंड एग्जीक्यूट अ ट्रस्ट डीड। और एक क्या होगा? ट्रस्ट डीड भी इनको रखना होगा। द ट्रस्टीज आर ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स थ्रू द पावर ग्रांटेड बाय द ट्रस्ट डीड। इनको क्या करते हैं? ट्रस्टीज को ट्रस्ट डीड के थ्रू एक पावर इनको दे दी जाती है, जिससे ये ट्रस्टीज जो हमारे हैं, ट्रस्टीज ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जो डिवेंचर होल्डर्स के हम बेनिफिट्स बोल सकते हैं, उसको ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिवेंचर ट्रस्ट डीड। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्लोजर ऑफ डिवेंचर्स इन द बैलेंस शीट। तो डिवेंचर हमारा जो है वो क्या होता है? बोरोइंग होता है ऑफ अ कंपनी। कंपनी के लिए क्या होता है? बोरोइंग, उधार लिया है पब्लिक से, दैट इज अ लायबिलिटी। ठीक है, हेंस दे आर शोन इन इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। तो इसको हम कहां पे दिखाते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अब अगर हमें बैलेंस शीट में दिखाना है, कहां पे दिखाना है? बैलेंस शीट में। और ये आएगा किस में? इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आएगा। तो या तो ये नॉन करेंट होगा, क्या होगा? किस में आएगा? नॉन करेंट लायबिलिटीज में आएगा, नॉन करेंट लायबिलिटीज, या फिर करंट लायबिलिटीज में आएगा। ठीक है, अगर ये लॉन्ग टर्म में पेमेंट होना है तो इसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोला जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोला जाएगा। और अगर इसका पेमेंट शॉर्ट टर्म में होना है विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल, तो इसे हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोलेंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बोलेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म का एक पार्ट ऐसा भी होता है, जैसे मान लो पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करना है। किसमें करना है? इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होना है कंपनी के लाइफ में। ठीक है, डिवेंचर का रीपेमेंट। तो अब जितना पेमेंट करेंट ईयर में होना है, जैसे मान लो कि 5 लाख रुपीस का डिवेंचर है और इसका रिडेम्पशन 5 इंस्टॉलमेंट में होना है। कितने इंस्टॉलमेंट में होना है? 5 इंस्टॉलमेंट में। तो पहला इंस्टॉलमेंट करंट ईयर में पड़ा, बाकी सब नेक्स्ट ईयर में पड़ेगा। ठीक है, तो पहला जो इंस्टॉलमेंट जो करंट ईयर में पड़ा, इसे हम अदर करंट लायबिलिटी में लिखेंगे। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट लिखेंगे, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट या बोरोइंग हो जाएगा। और बाकी जो हमारा रहेगा वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही लिखा जाएगा। तो बैलेंस शीट इसकी बनती कैसे है वो भी जरा देख लिया जाए कि बैलेंस शीट हम कैसे बनाएंगे। तो बैलेंस शीट के लिए तो आपने शेयर्स में भी पढ़ा है कि कैसे बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं कि कैसे हमें बैलेंस शीट बनानी है। अब देखिए बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे एज ऑन, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का पार्ट होता है। और अगर लॉन्ग टर्म है, क्या है? लॉन्ग टर्म, तो यहां पे लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज और इसमें आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नोट नंबर 1 लिखेंगे और फिर बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिटरमाइन करना है। यहां पे आपका नंबर ऑफ डिवेंचर्स होगा, उसका रेट क्या है, यहां पे परसेंटेज का साइन लग जाएगा। फिर इसके बाद डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ जितने रुपए का एक डिवेंचर होगा ईच, और मल्टीप्लाई करके यहां पे जो पैसा लिखेंगे वही पैसा यहां ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म के बजाय क्या होगा? शॉर्ट टर्म होगा, तो ये नॉन करंट नहीं रहेगा, ये फिर क्या रहेगा? करंट लायबिलिटीज, और लॉन्ग हटा के फिर यहां पे क्या कर देंगे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। और यहां पे भी आपका क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग आ जाएगा। और यहां पे सब कुछ सेम रहेगा, बस यहां पे लिखना पड़ेगा रिडीमेबल ऑन
अब रिडीमेबल करंट ईयर में किस डेट पर है वो डेट हमें यहां पे दिखानी होगी। इसके बाद अगर ये लॉन्ग टर्म डेब्ट है और इसकी करंट मैच्योरिटी है, क्या है, करंट मैच्योरिटी है, ठीक है, तो भी यहां पे हम इसको दिखाएंगे करंट लायबिलिटीज में, और यहां पे शॉर्ट टर्म बोरिंग भी नहीं आएगा, यहां पे आ जाएगा, ये किस हेडिंग में दिखाया जाएगा, अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा, और नोट नंबर 1 में फिर यहां पे लिखेंगे अदर करंट लायबिलिटीज, ठीक है, और यहां पे फिर आपको दिखाना पड़ेगा करंट मैच्योरिटीज, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म, यहां पे इसको मिटा दें पहले, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। अब इसमें आपको ये दिखाना रहेगा नंबर ऑफ कितना डिवेंचर रिडीम होना है करंट ईयर में, रेट उसका क्या है, कितने रुपए का एक है, और ये आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपको फिर यहाँ पे वो रिडीमेबल ऑन किस डेट में रिडीमेबल है वो आपको शो करना, जो पैसा आएगा वो आपको यहाँ पे शो कर देना है। तो इस तरीके से इसको हम बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ डिवेंचर इन द बैलेंस शीट। ओके, तो अब इस क्लास में तो हमने बैलेंस शीट तक जाना, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स। क्या पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में, इशू ऑफ डिवेंचर्स। थैंक यू।